हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मैथ्स एग्जाम जो आ रहा है अभी टर्म 2 का, तो उस एग्जाम में आप कैसे लिखोगे। जैसे कि आपका मार्क्स अगर 35 आ रहा है वो इंक्रीज होकर 40 हो जाएगा। ओके, मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दे दिया और उसके बाद पता चला कि आप लोगों का सारे आंसर सही है, लेकिन उसके बाद भी किसी किसी का मार्क्स क्या आ जाता है, कभी कभी 38, 39 आ जाता है। तो उस टाइम पे जो गलती होता है उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। तो देखिए, इस नंबर को जो इंक्रीज करना है ना, जैसे कि 38 से 40 या फिर 37 से 40 लाना है, तो इसके लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा ये एक एक करके, ठीक है। तो इधर देखिए, फर्स्ट जो चीज़ है सीबीएसई में स्टेप मार्किंग है। मतलब आपके मैथ्स में जितने भी सारे स्टेप्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सारे में क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे अच्छे से। जैसे कि एक करके, 1 करके, या फिर 1.5 करके, या फिर हाफ करके, ऐसे करके मार्क्स रहेगा सारे स्टेप्स में। तो आप कोई भी स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप जो भी है, कैलकुलेशन के भी हो सकता है वो, या फिर प्रॉपर मैथ्स का भी ऐसा स्टेप हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर रीजन हो सकता है, वो आप मिस मत कीजिए, ठीक है। तो आपको मिस नहीं करना है कोई भी स्टेप। अगर आप जंप कर रहे हो कोई भी स्टेप, मतलब मिस कर रहे हो, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इधर, ठीक है। मैथ्स में समझ में नहीं आएगा कैसे आया ये रिजल्ट। तो आपको क्या नहीं करना है, स्टेप जंप नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बहुत अच्छे से आता है, वो एग्जामिनर को पता नहीं है ना, तो उसको समझाना है अच्छे से कि कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है, अच्छे से समझाना है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन वाइज देखेंगे, जैसे कि एपी में क्या करना है, क्वाड्रेटिक में क्या ध्यान रखना है, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा अभी। ओके, तो चलते हैं अब सेक्शन वाइज पे। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में क्या है कि आप लोगों का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि एज वाले क्वेश्चन आ गया आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर नंबर वाला, ऑड इवन वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में ना, मान लीजिए एज का क्वेश्चन आ गया। अब एज के क्वेश्चन में क्या आ गया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके दो टाइप के आंसर होंगे, दो आंसर आएंगे। एक्स के कितने वैल्यूज आएंगे, दो। मान लीजिए एक ए आ गया, एक बी आ गया, एक्स का वैल्यू, दो वैल्यूज आ गए। अब आपको क्या करना है कि दोनों वैल्यूज तो एक्स का नहीं हो सकता है, एक रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिजेक्शन का प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा आपको, प्रॉपर रीजन फॉर रिजेक्शन, ठीक है, प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। तो प्रॉपर रीजन फॉर रिजेक्शन, ये प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा आपको। तो प्रॉपर रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए एक्स का वैल्यू एक आ गया नेगेटिव, जैसे कि -5, एक आ गया +9, तो आपको कौन सा रिजेक्ट करना है। अगर एज है तो ये रिजेक्ट करना है। अगर एज है तो एज नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये रिजेक्ट करना है। अब मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया आपका, क्या आ सकता है, एक्स का वैल्यू मान लीजिए आ गया आपका -4। तो मान लीजिए ये भी कोई ट्राइंगल का लेंथ आ गया, मान लीजिए जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें कोई लेंथ आ गया x = -4, तो ये भी आपको रिजेक्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा आपको हमेशा कि क्वाड्रेटिक में अगर दो वैल्यू आ रहा है, अगर एक वैल्यू को रिजेक्ट करना है तो आपको उसके पीछे प्रॉपर रीजन चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा उस जगह पे। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एपी पे। तो एपी पे क्या करना है, मान लीजिए एपी का क्वेश्चन आ गया कोई भी एक, ठीक है, एपी। तो एपी पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसमें टर्म वाले क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्वियसली। एपी में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें टर्म वाले क्वेश्चंस रहेंगे। टर्म वाले क्वेश्चन में ना आप ध्यान से पहले ही एपी का फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये वाला एपी है, 5, 10, 15, ... ऐसे करके 100 तक है। तो आपको पहले ही अगर जो यूज करना है मैथ्स में, उस क्वेश्चन में जो यूज करना है वो पहले लिख लेना चाहिए। ए = कितना हो जाएगा, 5, नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा ना आप ए का वैल्यू कहाँ से लेके आए। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, डी लिखना है। डी कितना हो जाएगा, 10 - 5 = 5, ऐसे लिखना है आपको पहले। डायरेक्टली आप पुट मत कीजिए कि मैंने तो मतलब दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया कि 10 - 5 तो 5 होता है, तो मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। नहीं, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जाके आप मान लीजिए ए 15 है, इसको आप कैसे लिखोगे, a + 15 - 1 × d करके लिखना। डायरेक्टली a + 14d मत लिखो, ये वाला केस मत करो। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये मत करना, इसको करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से, आपको गलती भी नहीं होगा आपका क्वेश्चन में, और एग्जामिनर को समझ में भी आएगा अच्छे से। तो ऐसे करना। तो एपी पे ये सारे चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो, SN वाला, SN = n/2
ए प्लस एल, तो आपको एल भी लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो मैथ्स के पहले आपको एल कितना है इधर 100, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो अच्छे से लिखिए, ऐसे सारे जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो अच्छे से लिख लीजिए। पहले ए लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए क्वेश्चन में। तो आप लोग का मिस्टेक करने का रेट भी कम हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है सर्कल का पार्ट देखते हैं। तो सर्कल पे क्या करना है, देखिए सर्कल पे क्या करना है। अब सर्कल पे क्या होता है, डायग्राम रहेगा उधर क्वेश्चन पेपर में। तो डायग्राम जब भी रहेगा क्वेश्चन पेपर है, वो डायग्राम आपको पेज में, मतलब आपका जो आंसर शीट है, आंसर शीट में आपको छापना है, वो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट है कुछ, ठीक है। अब टेंजेंट का क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट बता दिया मैंने PA और एक है PV, तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला आप लोगों ने यूज कर लिया कि PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा आपको, क्यों PA इक्वल्स टू PB, बिकॉज PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। आगे समझ में, तो ऐसे रीजन लिखना पड़ेगा आपको, प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। जितने भी आप कंक्लूजन लिखोगे, जैसे कि ये डायग्राम देख के मैंने कंक्लूड किया कि PA इक्वल्स टू PB, बट इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्यों मार्क्स देगा वो कोई भी टीचर जो चेक कर रहा है आपका पेपर, वो रीजन मांगेगा क्यों है ये। मैथ्स का लॉजिक चाहिए ना, मैथ्स में कुछ चीज़ अगर कंक्लूड कर रहे हो आप कि ये ऐसा होगा, तो इसका प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा उसके पीछे। आ गया समझ में। तो डायग्राम में, सर्कल के डायग्राम में डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना है, और डायग्राम से कोई भी कंक्लूजन आप लिख रहे हो तो उसका प्रॉपर रीजन आपको देना है पड़ेगा। तो प्रॉपर कंक्लूजन जो है, वो कंक्लूजन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, या फिर कंक्लूजन आप पहले भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे पहले लिख दो PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये गया सर्कल का डायग्राम वाला पार्ट। अब देखिए, जैसे कि मैं जिस टाइप से क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं कोई भी प्रूफ, तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कंस्ट्रक्शन पे मैं ऐसे करता हूँ, मान लीजिए ये वाला प्रूफ करना है, तो मैं इसको, इस एंगल को x मान लेता हूँ। तो अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा PAB इक्वल्स टू x, ऐसे लेट करके PAB इक्वल्स टू x लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा उधर। आ गया समझ में। और एक बात ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या करना है आपको, अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, सर्कल के टाइम पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन आपको अलग से लिखना पड़ेगा इधर कि कंस्ट्रक्ट क्या किया है आपने। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके आपको लिखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। मान लीजिए आपने जॉइन किया है A एंड B, तो आपको लिखना पड़ेगा जॉइन A, B, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको हमेशा। कंस्ट्रक्शन पे जो भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रूविंग के लिए, प्रूविंग के टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन अलग से लिखना पड़ेगा प्रूविंग के अंदर, उसके बाद आप प्रूफ शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये गया सर्कल का पार्ट। तो अभी सरफेस एरिया पे चलते हैं। तो सरफेस एरिया पे क्या होता है कि आप लोगों को बहुत सारे डायमेंशंस दिया हुआ होता है, और डायमेंशन में क्या होता है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब यूनिट में क्या होता है, यूनिट अगर सेम नहीं है तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, तो यूनिट पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इस पे कि यूनिट पे ध्यान देना है आपको, यूनिट सारे सेम होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोसीड कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक डायमेंशन दिया हुआ है सेंटीमीटर में और एक मीटर में, तो आप दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को किस में, मीटर में। तो किसी भी एक को आप चेंज कीजिए कि दोनों को सेम में ले आइए, हमेशा सेम यूनिट में। तो यूनिट के बारे में ध्यान देना है आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि सरफेस एरिया वॉल्यूम पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे क्या आता है आपका, डिफरेंट डायमेंशन जो दिया होता है। मान लीजिएगा आपका कोन का डायमेंशन दिया हुआ है, कोन का क्या हो सकता है, आपका रेडियस हो सकता है, उसके बाद और क्या हो सकता है, स्लैंट हाइट हो सकता है L, और क्या हो सकता है, आपका नॉर्मल हाइट हो सकता है। और मान लीजिए आपको एक सिलेंडर भी दिया हुआ है, सिलेंडर का क्या दिया है, मान लीजिए रेडियस, और क्या हो सकता है, इस पे हाइट हो सकता है। ये दो ही केस हो सकता है सिलेंडर पे। अब जब भी कैलकुलेशन करोगे ना, तो पहले प्रॉपरली आप लिखिए कि इन कोन, इसे ऐसे आपको लिखना है, रेडियस इक्वल्स टू दिस, L इक्वल्स टू दिस एंड H इक्वल्स टू दिस। आपको ऐसे लिखना है, ना कि डायरेक्टली आप लिख दीजिए बस, कोन मत लिखिए, आपने लिख दिया R इक्वल्स टू ये, L इक्वल्स टू ये और H इक्वल्स टू ये, तो आपको एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि R किसका है, सिलेंडर का है या फिर कोन का है। आ गया समझ में। तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है इन कोन R इक्वल्स टू दिस, L इक्वल्स टू दिस एंड
एच इक्वल्स टू दिस। आ गया समझ में। अब जब भी आप भी वॉल्यूम लिखोगे, मान लीजिए लिख लिया आपने वॉल्यूम, ऐसे करके वॉल्यूम लिख लिया और ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है, वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस। अब वॉल्यूम अगर आपने लिख लिया तो आपको एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम किस चीज़ का है? तो आपको ऐसे लिखना है, फॉर सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस। आपको कुछ लिखना है, इधर जो भी लिखना है ऐसे लिखोगे आप। तो फॉर सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे करके क्लियरली मेंशन कीजिए कि किसका वॉल्यूम है या फिर किसका सरफेस एरिया है। तो ये प्रॉपरली मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो आपका स्टेप मार्क जो है वो अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। स्टेप मार्क जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और अभी और एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 क्या है कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो उस केस में ना पाई का वैल्यू आप 22/7 ये यूज मत कीजिए। पाई का वैल्यू जो 22/7 ये अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये गिवन है पाई इक्वल्स टू 3.14 तो आप ये यूज मत कीजिए। और ये 3.14 अगर गिवन है तो उस टाइम पे आपको 3.14 पुट करना है और उसके बाद कैलकुलेशन भी करके आना है। आ गया समझ में? मतलब 3.14 का वैल्यू पुट करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी रहेगा वो परफॉर्म करके अल्टीमेट रिजल्ट ला के देना है। और याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें याद रखिएगा कि जो भी यूनिट है यूनिट प्रॉपर से लिखिए। अगर वॉल्यूम आ गया तो आपका सेंटीमीटर क्यूब या फिर जो भी है मीटर क्यूब या फिर लीटर, ये सारे ध्यान में रखिए कि ये सारे लिखना है मुझे। यूनिट अगर नहीं लिखोगे किसी भी एक पॉइंट में, मतलब किसी भी एक लाइन के एंड में यूनिट ले लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो इक्वेशन होगा, मान लीजिए मैंने लिख लिया πr² h इक्वल्स टू आ गया 40। इस केस में यूनिट नहीं लिखना है। इक्वेशन पे यूनिट नहीं होता है कभी भी। इक्वेशन पे आपको यूनिट नहीं लिखना है। इन इक्वेशन यू डोंट हैव टू राइट द यूनिट। आ गया समझ में? अब चलते हैं आपका मीन मीडियन मोड पार्ट में। तो अभी देखते हैं मीन मीडियन मोड वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उस पर क्या करना है कि पहले आपको देखना है, उधर तो क्लासेस रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 0 to 10 क्लास, 10 to 20 क्लास, 20 to 30 क्लास ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए इन क्लासेस में मान लीजिए मीन का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। इधर क्या करना है, बस मीड वैल्यू फाइंड करना है आपको, ओके, क्लास मार्क जो होता है। लेकिन मीडियन में क्या करना है कि मीडियन क्लास भी फाइंड करना है। तो आप ध्यान से ना अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको कि दिस इज योर मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगा अच्छे से लिखना पड़ेगा, मीडियन क्लास। या फिर मोड का भी क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, तो आपको अच्छे से मॉडल क्लास भी मेंशन करना पड़ेगा कि मॉडल क्लास इज आवर 40 to 50 लेट्स एज्यूम, ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज आवर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा आपको इधर। और अगर आप फॉर्मूला यूज करो, जैसे कि मीडियन का फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो आप L + n/2 - CF बाई, ठीक है, ऐसे करके अगर यूज कर रहे हो ये वाला जो फॉर्मूला है इंटू H करके, ये वाला जो फॉर्मूला है जो भी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला के पहले आपको क्या लिखना है कि CF कितना है प्रॉपरली मेंशन करना है आपको, N क्या है आपको मेंशन करना है, H क्या है अच्छे से मेंशन करना है, और L भी क्या है आपको लिखना है। ये सारा पहले लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें भी स्टेप मार्किंग है। अगर ये नहीं लिखोगे, अगर डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर रहे हो आप, डायरेक्ट फार्मूला में नहीं पुट करना है, ये पहले लिखना है उसके बाद फार्मूला में जाके पुट करना है, मीडियन वाला या फिर मूड वाला जो फार्मूला है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे मीन मीडियन मूड पे ये वाला चीज़ ध्यान रखिए। अभी मैं और एक बात बताता हूँ मीन मीडियन मूड रिलेटेड। आप देखोगे कि सैम्पल पेपर में है, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इंटरप्रेट द मीडियन। तो इंटरप्रेट द मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब हाफ वैल्यू ना, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो ऐसे अगर इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि इंटरप्रेट करो, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ना है आपको अच्छे से। अगर क्वेश्चन मिस हो गया ना तो उसका मार्क्स भी आपका मिस हो जाएगा। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, वो लिख देना है आपको, तो दिस इज द मिड वैल्यू, अप टू मिड वैल्यू दिस। एंड मूड वाला क्वेश्चन, मूड मतलब क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन ऑकर हो रहा है, ऐसा आ सकता है, मैक्सिमम अकरेंस। तो दिस इज मूड ना, मैक्सिमम अकरेंस। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इंटरप्रेट द मूड, तो आप क्या बोलोगे कि दैट वैल्यू और दैट क्लास और वैल्यूज अंडर दैट क्लास। मान लीजिए मॉडल क्लास आ गया, मूड आ गया आपका समथिंग 50.5, तो आप लिख सकते हो क्या कि 50.5 वैल्यू इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। और
अगर ये 50 to 60 क्लास में है तो आप बोल सकते हो द वैल्यूज अंडर दिस 50 to 60 क्लासेस आर कमिंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स, और मैक्सिमम ऑकरेंस किसका है 50 to 60 जो क्लास है उसका। आ गया समझ में? तो ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए आपको अच्छे से, अगर इंटरप्रिटेशन वाला केस आ गया तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला केस। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे आप लोगों का है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि ऐसे कुछ डायग्राम्स आते हैं बिल्डिंग्स टावर्स का। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम्स आते हैं। तो डायग्राम जब भी बनाते हो आप लोग तो क्या करना चाहिए, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इलेवेशन है तो आप अच्छे से मेंशन कीजिए दिस इज द एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग कि ABC। तो आपको प्रॉपरली लिखना है कि BCA इज आवर एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। और मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है एक्चुअली, मान लीजिए ये वाला बिल्डिंग है, ऊपर वाला पॉइंट से मैं इसको देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हो जाता है एक्चुअली, इस पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंगल, बट आप अच्छे से ध्यान दीजिए इधर ये वाला एंगल ऑफ इलेवेशन नहीं है। कोई भी बंदा इधर खड़े होके उस टावर के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको देख नहीं रहा है, तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन नहीं होगा। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बस लिखना है। ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गया समझ में, डिप्रेशन एंगल। तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखना है 60 डिग्री। उसके बाद आप जब ट्राइंगल तो यही वाला यूज करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको भी 60 लिखोगे क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपको इधर लिखना है प्रॉपर्ली दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाओगे ना, डायरेक्टली ये मार्क कर दोगे, अगर ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे भी मार्क्स कटेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या आया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन करके दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको प्रॉपर्ली मार्क करना है, नहीं तो आपका मार्क्स इधर भी कट जाएगा। तो ये बात आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के केस में अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तब आपको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको 60 लिखना है, और उसके बाद आप इस ट्राइंगल में यूज कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्री। अब हाइट एंड डिस्टेंस का और एक पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल में आप लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहे हो। मान लीजिए ये वाला है आपका एंगल ऑफ इलेवेशन। अब एंगल ऑफ इलेवेशन अगर 60 डिग्री है मान लो, तो यहाँ पे मान लीजिए ABC है, तो आपको ना ट्राइंगल लिखना पड़ेगा पहले कि इन ट्राइंगल ABC, उसके बाद ही आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करोगे तो आप क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1060 आप अप्लाई करो तो 1060 क्या हो जाएगा आपका AB/BC। आ गया समझ में? अब अगर sin 60 यूज करो तो क्या हो जाएगा, sin 60 विल बी इक्वल टू आवर AB/AC। आ गया समझ में? तो ये है सेक्शन वाइज कैसे करना है ये सारे। आ गया? तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस पे आप ध्यान रखिए, पहले एंगल वाला केस ध्यान रखिए, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से दिखाइए कहाँ पे है डायग्राम पे। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला ट्राइंगल अच्छे से लिखना है। इन ट्राइंगल ABC क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC लिखना है आपको। उसके बाद आपको उस ट्राइंगल पे जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है, वो उसके बाद यूज कीजिए। विदाउट ट्राइंगल अगर ये यूज करोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा किस ट्राइंगल को देखूं मैं, भाई ये 60 डिग्री कहाँ पे है, कुछ और साइड पे भी हो सकता है ना 60 डिग्री। मान लीजिए इधर कुछ 60 डिग्री और एक है, तो कैसे पता चलेगा उसको ABC में या ABD में है। आ गया समझ में? तो ये बात ध्यान रखिए फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। आ गया समझ में? अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे, लास्ट पार्ट बचा है बस कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन जब भी आएगा आप लोगों का, कोई भी एक अच्छा सा कंस्ट्रक्शन जब आएगा तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसका स्टेप्स भी लिखना है। तो स्टेप्स में क्या करना पड़ेगा, आप डिटेल स्टेप मत लिखिए, बस क्या क्या ड्रॉ किया है आप लोगों ने वो लिखिए। मान लीजिए 3 से 4 या 5 पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए कि उन लोगों को जो भी कॉपी चेक कर रहा है ना उसको आसान हो जाए चेक करने में। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि AB इज ड्रॉन, या फिर एंगल PAB इक्वल्स टू 60 इज ड्रॉन, ऐसे करके लिख दीजिए, बस 60 इज ड्रॉन ऐसे करके लिख दीजिए। तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है, बस एक एक लाइन करके लिख दीजिए। और लास्ट पे कंक्लूजन पे लिखना है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ ए टेंजेंट PB और ड्रॉ 2 टेंजेंट्स PA एंड PB, तो आपको लास्ट में लिखना है PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये वाला लाइन इज इंपॉर्टेंट।
आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये वाला लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है वो आपने ड्रॉ जो किया है इसको कंक्लूड भी करना है लास्ट में आके। आ गया समझ में? तो ये था आप लोगों का कि मार्क्स कहाँ कहाँ कट सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने 40 आंसर किया फिर भी आप लोगों को 39 या 38 ना मिले, उसके लिए ये वीडियो के जो पॉइंट्स मैंने बताया वो अच्छे से फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। एग्जाम फोड़ के आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आने वाला है, अच्छे से एग्जाम फोड़ के आ जाइए। ओके, थैंक यू।